खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले बात अवैध मदरसों पर सरकार जिस तरह से सख्त है उसे लेकर अब सीएम धामी का बड़ा बयान सामने आ गया है। सीएम धामी ने कहा है कि प्रदेश में संचालित हो रहे सभी मदरसों से पहचान पत्र मांगे जाएंगे। कौन कहां से आया है इसकी जांच होगी और कोई पकड़ा गया तो कठोर कार्रवाई की जाएगी। सीएम ने कहा कि गृह मंत्रालय को प्रदेश सरकार ने निर्देशित कर दिया है, जिसके बाद गृह मंत्रालय ने अल्पसंख्यक कल्याण विभाग और सभी डीएम को भी इस बात के निर्देश अब दे दिए गए हैं। देखिए, हमने गृह मंत्रालय को निर्देशित कर दिया है। गृह मंत्रालय ने भी सभी जिलाधिकारियों को अल्पसंख्यक जो कल्याण विभाग है हमारा, उसको निर्देश दे दिए हैं कि ऐसे मदरसे जहां भी अवैध रूप से बनाए गए हैं उन सब पर कार्रवाई करें। सबके जो पहचान पत्र हैं उसकी जांच करें। कौन कहां से आया है, किस पृष्ठभूमि से आया है, अगर कहीं भी कोई पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई है। उत्तराखंड में कुछ समय बाद निकाय चुनाव होने हैं और चुनाव से पहले पुलिस ने राजधानी के कुछ इलाकों में वेरिफिकेशन ड्राइव शुरू कर दिया। ये वो इलाके हैं जहां पर माना जा रहा है कि बांग्लादेशियों के साथ ही रोहिंग्या और असम के लोग भी बड़ी तादाद में अवैध रूप से रह रहे हैं। न्यूज 18 की टीम ने इन्हीं इलाकों में जाकर ग्राउंड पर पड़ताल की है। राजधानी देहरादून के 7 थाना क्षेत्रों में असम और बंगाल के 2 जिलों के करीब 170 से ज्यादा परिवार बसे हैं। इनमें 50 से ज्यादा ऐसे परिवार हैं जिनके पास दोनों जगहों के पहचान पत्र मिले हैं। अब इनकी जांच पुलिस कर रही है। इसकी पड़ताल के लिए न्यूज 18 की टीम सहसपुर की सपेरा बस्ती पहुंची। हैरानी की बात यह है कि इन लोगों के पास उत्तराखंड के आधार कार्ड बन चुके हैं। पुलिस के मुताबिक कई लोग संदिग्ध बांग्लादेशी हो सकते हैं, जबकि इन लोगों को यहाँ लंबा समय हो चुका है। सरकारी जमीन पर बसे होने के चलते कई बार इन्हें हटाने की भी कोशिश हुई। मेरा नाम सोनम है। हम यहाँ बहुत साल से रह रहे हैं, 100 साल से भी ऊपर हो गए। यहाँ पे रहते रहते हमारे बाप दादे सब यहाँ से रहते हैं। पुलिस आती है, हमें बोलते हैं कि सरकारी जगह में आप पड़े हो, यहाँ से उठना पड़ेगा। हम कहाँ जाएंगे अगर उठ जाएंगे तो? यहाँ पे सब गरीब लोग हैं, हमारी बस्ती है, कब से रह रहे हैं हम यहाँ पे। पूछा जाती है कहाँ से आए हो, कहाँ रहते हो, अपना पीछे का वो बताओ। जब पीछे का क्या बताएं, 100 साल से यहीं रह रहे तो क्या बताएं कहाँ से कहाँ से। जो हमारे बुजुर्ग के जो पुराने बिल थे वो भी हैं हमारे पास, जो उनके आधार कार्ड सब है हमारे पास। अर्जी जो सुविधा पानी की थी वो भी पहले बहुत दूर से भर के लाते थे पानी। उस हर बंदे का कनेक्शन लगा हुआ था बुजुर्गों का ना, तो उसमें उनके जो बिल हैं वो भी हमारे पास हैं अभी तक। पुलिस की माने तो इनमें से ज्यादातर लोग आपराधिक वारदातों में शामिल रहते हैं और बांग्लादेश के भी सिर्फ 2 जिलों के लोगों का यहाँ होना शक पैदा करता है। इसलिए वेरिफिकेशन ड्राइव चलाई जा रही है। एक ही जगह से इतने ज्यादा आधार कार्ड निर्गत होना कहीं ना कहीं सस्पिशन लगता है, तो इसलिए हमने सारे डॉक्यूमेंटेशन करके और असम और वेस्ट बंगाल से वेरीफाई कर रहे हैं क्या ये वहाँ के मूल निवासी हैं, उनका मूल निवास है तो कहाँ पर है। क्योंकि कुछ लोग ने वहाँ पर किराए का एड्रेस दर्शाया हुआ उसमें, और किराए के एड्रेस में वो जो हमारी जानकारी मिली कि वहाँ पर बहुत साल पहले रहते थे, तो उनके मूल एड्रेस कहाँ पर है। अगर वो वहीं के रहने यहाँ के निवासी हैं, चाहे वेस्ट बंगाल के हैं, असम के हैं, तो वेरिफिकेशन हो जाएगा। अगर नहीं है तो इसलिए हमने डॉक्यूमेंटेशन किया है और ये हमारी टीम लगी उस सत्यापन को वेरीफाई करने के लिए। और कुछ एरियाज और चिन्हित हुए हैं जहाँ पर हमारी अगली कार्रवाई भी शीघ्र होने वाली है। निकाय चुनाव से पहले पुलिस एक्टिव नजर आ रही है और न सिर्फ अपराधी बल्कि संदिग्ध लोगों पर भी नजर रखी जा रही है। विकास नगर से कुलदीप के साथ देहरादून से सतन बर्तवाल की रिपोर्ट। और सीएम पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार दौरे पर रहने वाले हैं, जहां पर वो HRDA द्वारा निर्मित आधुनिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही नगर निगम की कई अन्य विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी आज मुख्यमंत्री करने वाले हैं। किच्छा को पालिका चुनाव में आरक्षण के लिए शामिल न करने का मामला अब हाईकोर्ट जा पहुंचा है। आज हाईकोर्ट में मामले पर सुनवाई होगी। कोर्ट ने कल सरकार से पूछा था कि क्यों किच्छा समेत अन्य कुछ नगर पालिकाओं का आरक्षण तय नहीं किया गया है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि 47 राज्य में पालिकाएं हैं, लेकिन किच्छा को आरक्षण में शामिल नहीं किया गया। इससे दूसरी पालिकाओं के आरक्षण भी खराब हुए हैं।
और इसी पर बातचीत करने के लिए वीरेंद्र बिष्ट इस वक्त हमारे साथ नैनीताल से जुड़ गए। वीरेंद्र, अगर किच्छा की बात की जाए, इसको लेकर लगातार बातचीत हो रही है। अब तो ये पूरा मामला कोर्ट में है, कितने बजे आज इस पर सुनवाई होगी और ये पूरा मामला जरा समझाइए कि है क्या? देखिए नीलू, जिस तरह से पहले जो सिरौली कला एक गांव सिरौली कला जो गांव है वहां से उसको पालिका में शामिल कर दिया गया था और उसके बाद कई साल वो पालिका में रहने के बाद उसको पालिका से बाहर कर दिया गया था। अब जो है वो मामला कोर्ट में था, तो उसकी वजह से सरकार ने ये बताया है कोर्ट में कि इसी वजह से पूरा जो मामला है वो रुका हुआ है, आरक्षण वहां पर नहीं किया गया है। किच्छा को आरक्षण में शामिल नहीं करने के लिए एक याचिका और हाईकोर्ट में दाखिल हुई है कल, और पूरे मामले पर कल भी सुनवाई हुई है और आज के लिए ये मामला रखा हुआ है। सरकार से पूछा है आखिरकार क्यों इस पूरे मामले पर जो राज्य सरकार है या चुनाव आयोग है उसने आरक्षण जारी नहीं किया है, क्योंकि जिस तरह से अगर देखा जाए तो किच्छा नगर पालिका थी और वहां पर लगातार जो आरक्षण था वो नहीं दिया गया। इसके अलावा पूरे राज्य में 3 से 4 ऐसे पालिकाएं हैं जिनमें आरक्षण नहीं दिया गया है और जो आरक्षण का रोस्टर है वो गलत बताया जा रहा है। अगर आज हाईकोर्ट कोई फैसला देती है, किच्छा को भी आरक्षण सूची में शामिल करने के आदेश देती है, तो यह कहा जा सकता है कि एक बार आरक्षण का रोस्टर पूरे राज्य में घूम सकता है, क्योंकि जिस तरह से राज्य की पालिकाओं को आरक्षण दे दिया गया, 47 नगर पालिकाएं हैं, 43 में आरक्षण अभी तक दिया गया है, तो कहीं ना कहीं नए रोस्टर अगर आता है तो आरक्षण का रोस्टर भी घूम सकता है। हालांकि आरक्षण को लेकर पूरे राज्य भर में भी जो चाहे वो बीजेपी के खुद के लीडर हों या विपक्ष हो, वो सवाल उठा रहा है कि जो आरक्षण राज्य सरकार ने या चुनाव आयोग ने किया है वो एकदम गलत है। और ये कहा जा सकता है कि आज की सुनवाई अहम है, 12 से 1 बजे पूरे मामले पर सुनवाई होगी, तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि आरक्षण के मुद्दे को लेकर एक नई बहस शुरू हो गई है और कहीं ना कहीं आज इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी तो कोर्ट का जो निर्णय है वो अहम हो सकता है। नीलू, ठीक है वीरेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। और बीजेपी खुद को अनुशासित पार्टी कहती है, लेकिन निकाय चुनाव का आरक्षण घोषित होने के बाद लगातार पार्टी के अंदर अनुशासन तार तार हो रहा है। सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी के अनुशासन समिति की अब सवालों के घेरे में आ गई है। निकाय चुनाव से पहले बीजेपी के नेताओं के बेबाक बयान थमने का नाम नहीं ले रहे। विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने विकास नगर सीट पर आरक्षण पर सवाल उठाया तो लैंसडाउन विधायक दलीप सिंह रावत ने अपनी ही पार्टी के नेता को निर्दलीय चुनाव लड़ने की नसीहत दे दी। अब हैरानी ये है कि खुद को अनुशासित पार्टी कहने वाली बीजेपी का इस पर कोई भी एक्शन नहीं हुआ, जबकि पार्टी नेता खुद मानते हैं कि ऐसे मामलों पर गंभीरता दिखाई जानी चाहिए। नहीं कि सार्वजनिक बयानबाजी ये ठीक नहीं है, पार्टी के हित में नहीं है और इसलिए विपक्ष को भी मौका मिलता है। इसलिए मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से कि इस प्रकार का संज्ञान लेते हुए जिस तरह की बयानबाजी कतई न करे और जो करे तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही दोनों नाम हैं। इससे पहले भी प्रणब चैंपियन हो, महेश जीना, प्रमोद नैनवाल या फिर मंत्री रेखा आर्य, इनके बयानों से पार्टी की खूब किरकिरी हुई, लेकिन बीजेपी की अनुशासन समिति हर बार सफेद हाथी ही साबित हुई और अनुशासन समिति ने आज तक किसी भी नेता को नोटिस तक थमाने की जहमत नहीं उठाई। देखिए, पार्टी तो एक राजनीतिक पार्टी, लेकिन हम एक परिवार के रूप में संगठन को चलाते हैं और जिस तरह से परिवार में कुछ छोटी मोटी बातें बीच में कभी आती भी हैं तो हम उसको आपसी बातचीत के माध्यम से उसका हल निकाल देते हैं। और आज हमारी पार्टी के सभी कार्यकर्ता हों, पदाधिकारी हों, वो टीम भावना के साथ में काम करते हैं। हालांकि हरक सिंह और राजकुमार ठुकराल पर एक्शन जरूर हुआ, लेकिन तब तक वो खुद ही पार्टी को अलविदा कह चुके थे। लिहाजा बीजेपी के अनुशासन और पार्टी की अनुशासन समिति के काम और नाम पर सवाल खड़े हो रहे हैं। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नप्रभात की रिपोर्ट। बागेश्वर के प्रभारी मंत्री सौरभ बहुगुणा ने निकाय चुनाव के चलते कार्यकर्ताओं की समीक्षा बैठक ली और निकाय चुनाव में दावेदारी पेश करने वाले नेताओं की नब्ज टटोली। साथ ही चुनावी रणनीतियों पर चर्चा भी हुई, साथ ही संभावित उम्मीदवारों से मुलाकात भी की है। तो बागेश्वर के प्रभारी हैं सौरभ कि जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो। और ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारे नगर पंचायत, पालिका, निगम
ये सब जो है विकास को धरातल पर उतारने के लिए बहुत महत्वपूर्ण एक माध्यम बनते हैं। तो कोशिश यही है कि बागेश्वर जिले की जितनी भी हमारी नगर पंचायत और पालिकाएं हैं, इनको हम भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट जीते। और नगर निकाय चुनाव अनाउंस होते ही राजनीतिक पार्टियों में टूटने का दौर भी अब शुरू हो चुका है। नेता टिकट के लालच में एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी का दामन थामने लगते हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में चुनावी समीकरण और ज्यादा रोचक होने वाले हैं। कम से कम हल्द्वानी नगर निगम में तो ऐसा ही दिखाई दे रहा है। नगर निकाय चुनाव आते ही कुमाऊं के सबसे बड़े शहर हल्द्वानी में कई नेताओं के गले पर ऐसी मालाएं पड़ने लगी हैं। शुरुआती चरण में बीजेपी दूसरी पार्टियों से आए नेताओं और कार्यकर्ताओं को लपक रही है। कांग्रेस नेता नवीन वर्मा बीजेपी में शामिल हुए हैं। इसके साथ ही कांग्रेस से दर्जा राज्य मंत्री रहे मोहन गिरी गोस्वामी ने भी बीजेपी का दामन थामा है। हालांकि हैरानी की बात यह है कि इन सब का दावा है कि ये टिकट का लालच छोड़ केवल हिंदू सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए बीजेपी में शामिल हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के अंदर हमें इस समय जो संभावनाएं दिख रही हैं वो एक ये है कि एक अनुशासित पार्टी के रूप में पूरे देश के विकास के लिए जो प्रगति जो हमारे देश में हो रही है, जो विकासशील नेतृत्व हमें मिला है, उसको दृष्टिगत करते हुए पार्टी ज्वाइन करी है और कहीं किसी प्रकार का कोई आश्वासन या लालसा कोई नहीं है। मैं कोई टिकट के लालच से नहीं आया हूँ। मैं इस चीज़ को बहुत पहले छोड़ चुका हूँ। 10 साल पहले मैं आज़ादी क्षेत्र में हूँ, लेकिन देश की एकता अखंडता को देखते हुए जो आज देश में हालात हो रहे हैं, हिंदुओं को एक होना बहुत जरूरी है। उसके कारण और उसको सनातन को मजबूत करने के लिए मैं पार्टी में शामिल हूँ। बीजेपी का भी दावा है कि किसी भी नेता को टिकट के वादे के साथ पार्टी में शामिल नहीं कराया जा रहा। हालांकि विपक्षी कांग्रेस को इसमें पूरी तरह घालमेल दिखाई दे रहा है और हर उथल पुथल पर उसकी निगाहें हैं। जिसको भी टिकट मिलेगा निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का वो कार्यकर्ता ही होगा। इसके साथ साथ ही जो भी चीजें निर्धारित होती हैं, कोई जो भी होती हैं, उसके लिए हम शीर्ष नेतृत्व को जवाब भेजते हैं। कोई भी जो विषय होता है उस पर जो भी हमें निर्देश होता है, उन निर्देशों का पालन भी करते हैं। लेकिन जहां तक टिकट की प्रक्रिया है, टिकट के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं, वे यहाँ आएंगे, बातचीत कार्यकर्ताओं से करेंगे। डेट है उनका हम फाइनल कर रहे हैं, कैंडिडेट कांग्रेस के पास है। अगर ऊपर स्तर से कोई राजनीतिक फेरबदल होता है, माननीय भारतीय जनता पार्टी में जो लोग को टिकट नहीं मिलता है वो इधर आना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारा हाईकमान जो तय करेगा तो उसको अधिकार है, वो कर सकता है। जाहिर है निकाय चुनाव सिर पर है। दोनों ही पार्टियां अपने समीकरण साध रही हैं। दूसरी पार्टी से नेताओं की कमी पूरी कर रही हैं। ऐसे में दल बदल का बाजार गर्म है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। विकासनगर के बैरागी वाला गांव में 2 सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जों की शिकायत बीते दिनों देहरादून डीएम को दी गई। इसके बाद डीएम के निर्देश पर एडीएम के नेतृत्व में तहसील प्रशासन की टीम मामले की जांच में पहुंची और जांच टीम ने बैरागी वाला गांव में 2 जगह पर ग्राम पंचायत की भूमि पर अवैध कब्जा पाया। कब्जा करने वाले भूमाफिया ने जमीन पर अवैध प्लॉटिंग कर ली थी। प्रशासन की टीम ने मौके पर अवैध प्लॉटिंग को जेसीबी की मदद से ध्वस्त कर दिया, जबकि दूसरी जगह करीब 4 से 5 बीघा सरकारी भूमि है। गेहूं बोया गया था, जिसके चलते कब्जाधारी को शनिवार तक वहां से फसल हटा लेने के निर्देश दिए गए। तो शिकायतें काफी दिनों से आ रही थी, तो जिलाधिकारी महोदय का निर्देश था कि एक बार मैं स्वयं भी जाकर देख लूं। तो आज मैंने लगभग 2 गांवों का निरीक्षण किया है और जिस हिसाब से शिकायत की गई थी उस तरह का तो अतिक्रमण नहीं पाया गया। थोड़ा थोड़ा अतिक्रमण पाया गया है। राजस्व विभाग की टीम है और आज यहाँ पर एक छोटी सी जगह पर अतिक्रमण पाया गया था, ग्राम समाज की थी, जेसीबी से उसको तोड़ दिया गया है। हरिद्वार की राजनीति में इन दिनों भड़ाना बंधुओं की चर्चा है। करतार मंगलौर से चुनाव लड़ चुके हैं तो अवतार लक्सर से जमीन तलाश रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस की राजनीति करने वाले दोनों भड़ाना बंधुओं ने हरिद्वार के नेताओं की चिंता बढ़ा दी है। देखिए जरा ये रिपोर्ट। हरिद्वार जिला भले उत्तराखंड का हो, लेकिन यहाँ की सियासत में बड़ी छाप उत्तर प्रदेश की है। यही वजह है कि बीजेपी, कांग्रेस, एसपी, बीएसपी सबका असर यहाँ है। पर मंगरौली चुनाव के बाद हरिद्वार की सियासत में भड़ाना बंधुओं की चर्चा है। ये हैं करतार सिंह भड़ाना,
जिन्होंने मंगरौली उपचुनाव में बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा, तो ये हैं उन्हीं के सगे भाई अवतार सिंह भड़ाना, जो कांग्रेस पार्टी में है और 4 दिन पहले लक्सर में जन्मदिन पर कंबल बांटकर चर्चाओं में आए। दोनों भाई उत्तर प्रदेश की गुर्जर जाति से आते हैं, इसलिए हरिद्वार में गुर्जर जाति में अपना सियासी भविष्य तलाश रहे हैं। मैं कोई जरूरी है यहाँ, ये तो मेरी कौम फैसला करती है, मैं कहाँ से चुनाव लड़ूंगा। पहले भी मुझे ये कहते थे, वो जो लोग छोटी सोच के लोग हैं वो सोचते हैं यहाँ से एमएलए के, अरे मैं एमएलए क्या, मंत्री रह लिया, एमएलए रह लिया उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश में। उसकी असेंबली देखी जो हिंदुस्तान की सबसे, सुनिए मेरी बात, हिंदुस्तान में की सबसे बड़ी असेंबली है उत्तर प्रदेश का लखनऊ, मैं उसमें रह लिया, मैं लोकसभा में रह लिया, तो मुझे समझता है कि मेरे, इसीलिए मैंने सब लोगों को जन्मदिन मनाने का फैसला किया। मंगरौली चुनाव में करतार सिंह भड़ाना को कांग्रेस ने बीजेपी का अयातीत नेता बताया, तो अब लक्सर में कांग्रेस नेता अवतार सिंह की एंट्री से बीजेपी और कांग्रेस नेताओं की टेंशन बढ़ी है। लक्सर में बीजेपी विधायक रहे संजय गुप्ता के मुताबिक जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, तो हरिद्वार के पूर्व नेता हरीश रावत के मुताबिक चुनाव कोई कहीं से भी लड़ सकता है, लेकिन सिर्फ पैसे के दम पर उत्तराखंड में पांव जमाने की सियासत ठीक नहीं है। सबका स्वागत है और जनता तय करती है, जनता सर्वोपरि है, लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है, जनता तय करती है। और ये तो गरजने वाले बादल जो आते जाते रहते हैं। और तो ये छोटा राज्य है, इस राज्य की पूरी राजनीति भी और यहाँ का सामाजिक जीवन भी बिल्कुल हाईजैक हो जाएगा। तो अवतार सिंह भड़ाना के विषय में या करतार सिंह भड़ाना के विषय में यदि वो यहाँ की धरती के साथ जुड़ करके यहाँ के कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं किसी को होनी चाहिए। लेकिन आप केवल धन बल से आकर के चुनाव जीत करके जाएंगे तो इससे एक गलत परंपरा बढ़ जाएगी। हरिद्वार में एंट्री करने वाले भड़ाना बंधु अलग अलग दलों से यूपी, हरियाणा, मध्य प्रदेश में राजनीति कर चुके हैं। अब दोनों भाइयों की नजर बीजेपी और कांग्रेस से हरिद्वार की 2 मंगरौली और लक्सर सीट पर है। ऐसे में संसाधनों से मजबूत भड़ाना बंधुओं ने हरिद्वार में बीजेपी और कांग्रेस नेताओं के मन में बेचैनी जरूर बढ़ा दी है। हरिद्वार से पुलकित के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। बागेश्वर के कुंवारी की तलहटी पर बहने वाली शंभू नदी में बार बार आर्टिफिशियल झील बनने से आसपास के लोग लंबे समय से दहशत में थे। बीते महीने बनी झील की लंबाई करीब 2 किलोमीटर तक थी। इस समस्या के समाधान के लिए प्रशासन ने सिंचाई विभाग के नेतृत्व में एक टीम भेजी। टीम ने झील की जांच के बाद मुहाना खोलने का कार्य शुरू कर दिया है, जिसके बाद झील से काफी पानी बाहर निकाल लिया गया है और झील के फटने का खतरा अब कम हो गया है। में जो शंभू नदी पे एक आर्टिफिशियल लेक निर्मित हो जाती है विगत कुछ वर्षों से, तो उसमें हम लोगों की टीम वहाँ पर उसका मौका मुआयना किया गया था टीम के द्वारा, और फिर इरिगेशन डिपार्टमेंट के द्वारा उसका जो जहाँ से आउटलेट होता है उसको खोला गया। विगत वर्षों में भी ऐसा किया गया था और वहाँ से जो पानी है वहाँ पर उसका डिस्चार्ज हो रहा है। सोशल मीडिया पर ऋषिकेश का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें एक कुत्ता बुलेट की सवारी करता हुआ दिखाई दे रहा है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि कुत्ता पालतू है। बुलेट चालक अपने कुत्ते को बुलेट की टंकी पर बिठाकर सैर करा रहा है। शहर के कई सड़कों पर ये डॉगी बुलेट के साथ सवारी करते हुए दिख रहा है और लोग भी इसका मजा ले रहे हैं। भारत चीन के बीच स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव लेवल की मीटिंग से उत्तराखंड के लिए अच्छी खबर आई है। दोनों देशों के बीच हुई मीटिंग से मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू होने की उम्मीद जगी है। वहीं उन इलाकों के लोग भी खुश हैं जहां से ये यात्रा होकर गुजरती है। जरा देखिए रिपोर्ट। डोकलाम विवाद के बाद मानसरोवर यात्रा पूरी तरह बंद है। भारत की लाख कोशिशों के बाद भी चीन ने यात्रा के लिए मंजूरी नहीं दी थी। बीते 5 सालों से रिश्ते तो तल्ख बने ही हैं, साथ ही यात्रा पर रोक लगी है। लेकिन बीजिंग में एनएसए चीफ अजित डोभाल और चीनी विदेश मंत्री
वांग यी के बीच हुई मीटिंग के बाद मानसरोवर यात्रा बहाल करने पर सहमति बन गई है। यात्रा बहाली की खबर से बॉर्डर इलाकों में लोग उत्साहित हैं। ये बहुत सकारात्मक वार्ता हुई है। हम लोग सीमांत के लोग ये आशा करते हैं कि हमारी कैलाश मानसरोवर यात्रा भी प्रारंभ हो जाएगी और जो भारत और चीन का जो ट्रेड है ये भी बहाल हो जाएगा और निश्चित तौर पर इससे सीमांत जनपद के जो हमारे सीमा के जो गांव हैं, गांव में रौनक लौटेगी। तिब्बत में मौजूद कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है। 2020 से पहले हर साल हजारों भारतीय यात्री लिपुलेख दर्रे को पार कर ये यात्रा करते थे। यात्रा से जहां बॉर्डर के इलाकों को एक पहचान मिलती थी, वहीं पर्यटन को भी चार चांद लगते थे। बेहतर होते रिश्तों से अब इंडो चाइना ट्रेड भी शुरू होने के आसार नजर आ रहे हैं, जिसके बंद होने से भारत के हजारों व्यापारी लंबे समय से संकट में हैं। हालात ये हैं कि बॉर्डर के व्यापारियों को नेपाल के रास्ते माल लाना पड़ रहा है। इस यात्रा से हमारे सीमांत क्षेत्र में अपार पर्यटन की संभावनाएं बढ़ेंगी और यह यात्रा दोनों देशों के लिए सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और यह यात्रा हमारे धार्मिक आस्था का केंद्र है हिंदू धर्म का और यह यात्रा हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि यह यात्रा दोबारा सुचारू की जाए। लिपुलेख बॉर्डर को जोड़ने वाली रोड 2020 में बन गई थी, तभी से मानसरोवर यात्रा पर भी रोक लगी है। ऐसे में अगर ये यात्रा बहाल होती है तो ये पहला मौका होगा जब यात्री दुनिया के सबसे दुर्गम पैदल यात्रा करने के बजाय लिपुलेख दर्रे तक आराम से सफर करेंगे। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। और टेहरी में दुनिया भर के पैराग्लाइडर्स का मचमा लगा हुआ है। यहाँ पर पैराग्लाइडिंग चैंपियनशिप का आगाज हो गया है। टेहरी झील के पास एक्रो वर्ल्ड चैंपियनशिप का शुभारंभ हुआ। 22 दिसंबर तक आयोजित होने वाली इस चैंपियनशिप में देश विदेश के करीब 150 पायलटों ने हिस्सा लिया है। वहीं टेहरी विधायक किशोर उपाध्याय ने भी कार्यक्रम का शुभारंभ करने के बाद पैराग्लाइडिंग की। रामनगर का जिम कॉर्बेट पार्क बाघों का घर, जिन्हें देखने के लिए लोग हर साल यहां पर रुक करते हैं, लेकिन यहां के बाघ सर्दियों में अक्सर खूंखार हो जाते हैं और इंसानों के साथ इनके संघर्ष की घटनाएं भी बढ़ जाती हैं। देखिए जरा ये रिपोर्ट। जिम कॉर्बेट पार्क से लगे इलाकों में हाल फिलहाल बाघ के हमलों की कई खबरें आई हैं, जिसके बाद लोगों में गुस्सा है तो वन विभाग खासा अलर्ट है। असल में सर्दियों में दिन छोटे हो जाते हैं, जबकि इंसानों की निर्भरता इन दिनों में जंगल में बढ़ जाती है, जिसके चलते इंसानों से बाघों का टकराव बढ़ जाता है। हमको पता है कि ये सारा क्षेत्र जो है वो बाघ बहुल्य और भी जो जानवर हैं, चाहे वो लेपर्ड हो चाहे एलिफेंट हो, उसके बहुल्य क्षेत्र है। तो इस कारण से इस क्षेत्र में कन्फ्लिक्ट भी बढ़ता है और उनके सर्दियों में स्पेशली अंदर जाने में थोड़ा ज्यादा जाने की वजह से ये समस्या सामने आती है। बरसात के बाद जंगल में झाड़ियां और घासें लंबी हो जाती हैं, जो इन बाघों के शिकार के लिए माकूल है, लेकिन इससे भी इंसानों के साथ बाघ का टकराव बढ़ रहा है। बाघों की बढ़ती आबादी भी इसका एक कारण है। कॉर्बेट और उससे लगे क्षेत्रों में ठंड के सीजन में बीते 15 महीनों में बाघ के साथ टकराव में 11 लोग मारे गए हैं। जो सर्दियों का समय होता है उस समय ग्रामीणों को लकड़ियां और घास की आवश्यकता पड़ती है, जिसकी वजह से वो जंगल में और अधिक उनका आवागमन होता है। तो ये बहुत सारे मिले जुले कारण हैं जिसकी वजह से ये घटनाओं में वृद्धि देखी जाती है और हमने महसूस किया है कि सर्दियों में इन घटनाओं में वृद्धि देखी जाती है। कॉर्बेट के इर्द गिर्द वन्य जीवों के साथ इंसानों का संघर्ष अब चरम पर है। ऐसे में बाघों से इंसान को दूर बनाए रखने के लिए वन विभाग को कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, जिससे कि टकराव को कम किया जा सके। रामनगर से न्यूज़ 18 के लिए गोविंद पाटनी की रिपोर्ट। तो इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। लौटेंगे 8 बजे की खबरों के साथ।